जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के गांव मथुरापुर में उपस्थित हूं और हमारे साथ आज एक मेहमान है। जी हाँ, ये एक अधिवक्ता हैं और पटना में कार्यरत हैं और अभी ये छुट्टियों में अपने गांव मथुरापुर में आए हुए हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं, इनसे मैं विशेष जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अपने जीवनी को लेकर के हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। मेरा जन्म 1974 में इसी गांव मथुरापुर में हुआ था और हमारी प्राथमिक जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा है अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। इसके बाद हम लोगों ने के उच्च विद्यालय और के मध्य विद्यालय संझौली से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और उच्चतर शिक्षा के लिए आरा शहर में जैन कॉलेज से ISC और महाराजा कॉलेज से BA इंग्लिश ऑनर्स और LLB और बाद में LLM भी मैंने किया। और उसके बाद मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वर्ष 23 जनवरी 2001 से अपना विधि व्यवसाय आरंभ किया। सर, जानकारी ये भी मिला है कि आप रंगमंच की दुनिया में भी काफ़ी अपना नाम रोशन किए हैं। हाँ, आरा में जब हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन में थे, तो आरा रंगमंच से मेरा जुड़ा हो गया था और वहाँ का लेखक संगठन है जनवादी लेखक संघ भोजपुर बक्सर, उसका मैं सक्रिय सदस्य था। हम लोग हमेशा साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते थे। किस प्रकार का कार्यक्रम? ये मूल साहित्यिक और जनपक्षीय मामलों पर लोगों के विचार होता था, कहानियों का पाठ होता था, उसमें कविताओं का पाठ होता था और उसकी रिपोर्टिंग होती थी अखबारों में। तो कई बार मुझे कार्यक्रम संचालन करने का भी मौका मिला उसमें और अपनी कविताओं का भी पाठ किया। मेरे नाटकों का भी पाठ हुआ है। मेरे नाटक मैंने किस प्रकार का नाटक आप लिखते थे? नाटक मूल रूप से जनपक्षीय नाटक होता था जिसमें लोगों की मूल समस्याएं जो हैं समाज की, सामाजिक आर्थिक विसंगतियों पर और जो समाज में बुराइयां चल रही है उसको केंद्र में रह करके जागरूक करना और गंभीर तरीके का मैं नाटक लिखता था। कभी मैं हल्का फुल्का और अश्लील किसी को सस्ते तरीके से मनोरंजन करने के लिए नहीं नाटक होता था, बिल्कुल वैचारिक नाटक होता था। और वो नाटक मेरे गांव में भी हुआ है। मेरे गांव के रंगमंच पर भी मेरा करीब 3 फुल लेंथ नाटक प्ले हुआ है और आरा शहर में भी 2 या 3 नाटक प्ले हुआ है। वहाँ नुक्कड़ नाटक भी हुआ है मेरा। एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति तो 100 से अधिक स्थलों पर किया गया। घूम घूम के वहाँ रंगकर्मी जो होते हैं को नुक्कड़ नाटक कर्मी कहते हैं, वो भी किए हुए हैं। तो ऐसे होते रहता था और बड़े मंचों पर भी कार्य करने का मौका मिला है। वहाँ मैंने संचालन किया है कार्यक्रम का। तो सर, यहाँ का सफर तय करते 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 आप पटना चले गए और पटना में आप एक अधिवक्ता का काम कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? देखिए, पटना में मैं अधिवक्ता का कार्य लगातार 3-4 साल तक किया। उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि बिहार में पहली बार जुडिशरी की वैकेंसी आई मेरे वकील बनने के बाद में। तो हम लोगों ने, चूँकि मेरा कैरेक्टर एकेडमिक है और ये जो वकालत का जो पेशा है मेरे चरित्र के साथ पूरा मैच नहीं हो रहा था, फिर भी मैं कर रहा था। तो मुझे लगा कि चलो अब वकालत छोड़ते हैं, अब जज ही बन जाते हैं। तो इसके लिए हमने अपने अधिवक्ता मित्रों का एक ग्रुप बनाया और ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने करीब 4-5 साल ग्रुप स्टडी किए। एक मित्र हैं मनीष जी, जो भी वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के काफ़ी वरीय अधिवक्ता उनकी गिनती होती है। तो उनके साथ उनके घर पे हम लोग 6-7 एडवोकेट शाम को डेली 5 बजे से 8 बजे तक जुटते थे। वहाँ ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई होती थी और उस चीज़ से हम लोग कहीं कोचिंग नहीं किए थे खुद अपने, लेकिन वहीं से करते करते हम ADJ मैंने डिस्ट्रिक्ट जज की जो परीक्षा होती है उसके इंटरव्यू तक मैंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इंटरव्यू भी दिया है। लेकिन संजोग से इंटरव्यू में नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो फिर मैं पटना उच्च न्यायालय सीधे चला गया सर्वोच्च न्यायालय, मानिए सर्वोच्च न्यायालय। वहाँ मुझे ट्रांसलेशन का काम मिला। जिस ऑफिस को मैंने ज्वाइन किया था वहाँ मेरे मैंने ज्ञान को जानता था, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स बहुत अच्छा है इंग्लिश भाषा का, तो मुझे ट्रांसलेशन का वर्क मिला और मैं वहाँ ट्रांसलेटर बन गया। और ट्रांसलेशन एक ऐसा जॉब हो गया कि कोरोना काल में ऑनलाइन काम हो गया। तो फिर मैं अपने गांव आ गया कोरोना काल में और यहाँ से भी 2.5 साल मथुरापुर बैठ के मैंने सुप्रीम कोर्ट का काम किया। इसका सबसे बेनिफिट ये हुआ कि मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है, उनके देखभाल का, उनके परवरिश करने का मुझे पुण्य कमाने का अवसर मिला और मैंने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। और आज मैं छुट्टी के चलते नहीं आया हूँ यहाँ,
अपनी माँ के चलते ही आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब, उनका भी दाना पानी छूट गया है और मुझे फ़ोन से समाचार मिला कि ऐसा स्थिति है, तो मैं भागा आया कि पहले माँ का देखना जरूरी है। तो मेरी माँ बगल के कमरे में रहती है, इस कमरे में मैं रहता हूँ ना, और बार माँ के कमरे में जाकर उनको देखभाल करते हैं। दवा देना है, कोल्ड ड्रिंक देती है, ग्लूकोन डी देते हैं, भूख लगने दवा देते हैं, विटामिन देते हैं, सब जो भी रिक्वायरमेंट है खाने पीने का हम देते रहते हैं। तब कर रही है अपना काम, लेकिन अब देखिए प्रभु की इच्छा कब तक चलती है, ज़्यादा चलने में तो नहीं लग रहा उनका। सर, गांव से शहर तक का सफर आपने जो किया, कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो काफ़ी करना पड़ा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति हम लोग बहुत अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। तो जो शहर के खर्च होते उसको चलाने के लिए हमें ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ा है। घर घर जाके भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, और बाद में लड़के मेरे घर पे आते थे। वो मैंने फिर ग्रेजुएशन के लड़के आते थे इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो मेरा इंग्लिश ऑनर्स था, तो इंग्लिश के लड़के आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो पढ़ा के मेरी जीविका का साधन वही था। वकालत करने के बाद जब वकालत में आए तो फिर वकालत से आमदनी होने लगा। लेकिन सर, ये भी बतलाया जाता है कि वकालत झूठ और सच और झूठ, हेरा फेरी वाला ये सब काम है। ये माना जाता है, ये सब काम ज़्यादातर लोअर कोर्ट में होता है। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हैं वहाँ लॉ पर वकालत होता है, कानून की पर बहस होती है, फैक्ट पर नहीं होती है। फैक्ट पर बहस लोअर कोर्ट में ही होती है। तो यहाँ के अधिवक्ता जो हैं उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि अपने क्लाइंट के हित में वो झूठ बोलते हैं, सच जो भी बोलते हैं, तो जानबूझ के बोलते नहीं हैं, है ना। लेकिन जिसके पक्ष में है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, जिसके विरोध में तो कहता है कि वकील झूठ बोलता है। ऐसा भी तो देखा जाता होगा कि जो निर्दोष हैं उन्हें भी सजा हो जाती है। हाँ, बहुत मामले में निर्दोष को सजा हो जाती है। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इसमें इतनी पेचीदगियाँ हैं कि इसको कम किया जाना चाहिए। इसके प्रयास में मोदी सरकार ने एक अच्छा प्रयास शुरू किया है। अभी आपको 3 मुख्य न्यायिक संहिता है। भारतीय न्यायिक संहिता, जो भारतीय ये दंड संहिता कहलाता था, वो भारतीय न्याय संहिता हो गया, और दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता था, अब अंग्रेजी में उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही कहा जाएगा। इसमें काफ़ी पुराने प्रावधानों को हटा दिया गया है और कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, और विधि को थोड़ा सरल करने का प्रयास मोदी सरकार ने किया है, जो कि सराहनीय कार्य है ना। तो ये हो रहा है काम। तो लेकिन फिर भी अभी जौ के साथ घून पिसाने वाली जो बात होती है ना, तो लोग पिसा ही जाते हैं। सर, मान के चले कि अगर 100 केस से अदालत गया तो कितने लोगों को इंसाफ मिल पाता होगा? अब ये एग्जैक्ट कहना संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए 50-50 का रेशियो मान के चल सकते हैं। एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते हैं कि कितना लोगों को मिलता है, मतलब लेकिन रियल में मतलब जो निर्दोष है, क्या उसे कोर्ट के माध्यम से क्या बोला जाता है, आपको सफलता मिलता है? देखिए, सफलता मिलना सिर्फ न्यायालय पर निर्भर नहीं है, बल्कि जो पक्षकार होते हैं वो भी पूरा तरह से कोर्ट को कोऑपरेट नहीं करते हैं। शुरू के दिनों में केस तो कर देते हैं और बाद में ढीला ढाले पड़ जाते हैं, वो न्यायालय में जाएंगे नहीं। तो न्यायालय को कानून के अनुसार चलना होता है। और जो परिवादी है शुरू में जोश में रहता है कि मेरे भाई का हत्या हो गया, मेरे पिताजी का हत्या हो गया, डेली कोर्ट जाता है और करता है, बाद में सर दर्द बन जाता है, कोर्ट जाना छोड़ देता है लोग। जब कोर्ट जाइएगा नहीं, अपने केस पूरा लड़िएगा नहीं, अपने वकील को फीस नहीं दीजिएगा ताकि आपका पैरवी कर सके, तो आपकी तो हार होनी है। तो लोग कहता है कि न्यायालय में सब ऐसा हो जाता है। न्यायालय जानबूझ के कुछ नहीं करता है, जो क्लाइंट हैं उनकी भी कमी होती है, इसको भी स्वीकार करने पड़ेगा। लेकिन सीधे सीधे लोग वकील पर उंगली उठा देता है, जज पर उंगली उठाता है, क्लाइंट पर उंगली नहीं उठाता है। लेकिन गलती क्लाइंट की भी होती है, क्योंकि अपने मामले में पूरी पैरवी आप करते नहीं है। अब पूरी पैरवी नहीं करें तो कैसे आपको न्याय मिलेगा? हालांकि सर, देखा तो ये भी जा रहा है कि बहुत सारे निर्दोष आज भी जेल में सजा काट रहे हैं। हाँ, तो जेल में सजा काट रहे हैं, तो उनके लिए सरकार समय समय पर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करता है कि जो लोग ऐसे हैं मामले में फंसे हुए हैं उनको रिलीज भी करना है। 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसे बहुत से लोगों को मुक्त किया भी जाता है, लेकिन कुछ साक्ष्य तो होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि निर्दोष है, लेकिन विधि के सामने, कोर्ट के सामने निर्दोष साबित होना चाहिए ना। सर, ये भी तो कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसके पास में पैसा वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये सही बात है, होता है ऐसा, लेकिन 100% भी खरीदा जाता है। हाँ, ये सब चीज होता है। आप जो कह रहे हैं हम सहमत हैं, लेकिन पूरा तरह से यही मामला नहीं होता है। कुछ लोग की कमजोरियां भी होती हैं, लोग अपनी कमजोरी तो कहते नहीं है। अब सरकार पे लोग उंगली उठाते, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार ये नहीं करे। हम कितनी ईमानदार अपने कर्तव्य के प्रति हैं। नागरिक अगर हम हैं देश के, तो नागरिकों का भी एक कर्तव्य है देश के प्रति। हम अपने कर्तव्य निर्वहन करते नहीं है, सरकार पर बार बार उंगली उठाते हैं। तो उसी तरह से न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। और यहाँ लोकतंत्र है, किसी को कुछ बोलने का अधिकार है तो बोल लेता है लोग।
पहले राजा का जमाना जब होता था तो राजा तो कितना न्याय करते थे, किसी को हिम्मत नहीं था बोलने का। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज कितना अत्याचार किए, लेकिन किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता था। तो लगता था कि लोग सब सही हो रहा है, लेकिन आज बोलने का मौका मिला लोगों को तो लोग बोल देता है। और ये भी तो कहा जा रहा है कि बीमारी में और जो भी मैंने कोर्ट का चक्कर लगाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तो बर्बाद है कि इसलिए न्याय हम लोग भी सलाह देते हैं कि जितना मामला है प्राथमिक स्तर सुलटा ली। इसलिए ग्राम कचहरी का गठन हुआ है, जो गांव लेवल पर ग्राम कचहरी कार्य कर रही हैं। इनको दिया गया काम कि मामला कैसा भी है आप सलटाने का कोशिश कीजिए। मेरी पत्नी न्याय मित्र है ग्राम कचहरी में, तो वैशाली जिला में है, पटना से बगल में उनका मैके वहाँ पर है और वहीं रहती थी, तो उस आधार पर हो गया उनका। तो मुझे जाने का मौका मिलता है तो वहाँ हम लोग या वो सब लोग मिल के कोशिश करते हैं कि मामले को निपटा दिया जाए, लेकिन उससे भी लोग लड़ झगड़ जाता है, बात मानता नहीं, समझाने पर नहीं समझेगा, नहीं समझे तो उस बड़े न्यायालय में जाना पड़ता है, उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है। देखा ये जा रहा है कि लोग आनन फानन में केस कर देते हैं और 2-4-10 साल के बाद में फिर वो लोग आते हैं समझौता करने के लिए। हाँ, तब वही ना, हाथ जब पैसा खत्म होने लगता है, जब परेशानी होने लगता है तो लोग समझौता करते हैं। अब समझौता करिएगा तो फिर न्याय कहाँ से होगा? अब तो बीच का रास्ता लेके कुछ पैसा ले दे करके आप पीछे हट रहे हैं, आप कहते हैं मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय एक पक्षीय कार्य नहीं कि एक व्यक्ति के चलते न्याय हो रहा है। न्याय जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है जिसमें कि वकील, उसका क्लाइंट, जज और पैरविकार जितने होते हैं सबकी मदद से हम न्याय के मंजिल तक पहुंचते हैं। एक व्यक्ति अकेला मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, उसको पहुंचने के लिए ना काफ़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लोग हार जाते हैं इस बीच में, और हार जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमारे तो हार हो गई, न्यायालय में मुझे न्याय नहीं मिला। अरे न्यायालय में न्याय पाने के लिए जगना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। आपको नौकरी पाना है तो नौकरी के लिए विशेष मेहनत करना होगा, ऐसे नहीं होता है। अंततः सर मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आपके माध्यम से जो गुरु दक्षिणा लाख क्लासेस का कार्यक्रम होने वाला है ये कब से है और वो है क्या? हमारे दर्शकों को इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। एक मेरी महत्वाकांक्षी योजना है। मैं 2 बार डिस्ट्रिक्ट जज बनते बनते रह गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। इंटरव्यू मैंने दिया, इंटरव्यू में सिलेक्शन, उसके पहले कई इंटरव्यू दिया था, लेकिन ये 2 बड़ी सफलताएं थी मेरे लिए, जिसमें मैंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट से पर्सनल डिस्ट्रिक्ट जज, हाईकोर्ट जज तक पहुंच सकते थे, लेकिन मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सका। तो इसकी दर्द मेरे सीने में बार उठती थी। और काफ़ी सर्वोच्च न्यायालय में जब मैंने काम किया था, अर्निंग अच्छी हुई सर्वोच्च न्यायालय में, पैसे इकट्ठे हो गए। और पटना में पहले से मैंने ज़मीन ले रखा था, तो अब कहा चलो पटना में घर बनाते हैं। और घर जो बन रहा है पटना हाई कोर्ट से 8 किलोमीटर दूरी पर है, और वहाँ से ऑटो हमेशा आते जाता रहा, फ्लाईओवर बन रहा है, बस भी चलेगी, तो कोई दूरी नहीं रह गया है। तो मैंने अपने घर में क्लासरूम बनाया है 35 फीट बाई 15 फीट का, जिसमें गुरु दक्षिणा लाख क्लासेस चलेगा। ये मेरा कंसेप्ट क्या है कि बच्चों को जो मेरिटोरियस हैं, जो सचमुच जज बनना चाहते हैं, उनको हम 30% का डिस्काउंट देंगे। जो गुरु दक्षिणा कैटेगरी में आएंगे उनसे एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उनका टेस्ट ले करके 70% लाएंगे तो 30% डिस्काउंट, अगर 60% नंबर लाएंगे तो उनको 20% डिस्काउंट देंगे। और अच्छी बात यह है कि जो इस कैटेगरी में नहीं आ पाए, जनरल कैटेगरी आ गए, हर एक 6 महीना पर रिव्यू होगा, आपका इवैल्यूएशन होगा कि आपने क्या प्रगति किया। तो अगर 6 महीने के बाद के टेस्ट में जो नीचे कैटेगरी में लोग हैं अगर 70% ला दिए तो गुरु दक्षिणा कैटेगरी में आ जाएंगे, या स्पेशल जो स्कॉलरशिप कैटेगरी में रहा है उसमें आ जाएंगे तो उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा। आज जो पहले से गुरु दक्षिणा कैटेगरी में है अगर मेहनत नहीं करते हैं तो नीचे गिर जाएंगे, तो फिर उनको ये बेनिफिट मिल रहा है और नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे की धारणा ये है कि लोग मेहनत करें कि जो गुरु दक्षिणा कैटेगरी में हैं वो उसमें बने रहें, जो नीचे हैं ये ऊपर जाएं। घाटा इंस्टीट्यूशन को होगा फाइनेंशियली, लेकिन लोग बढ़ेगा। और मैं इंस्टीट्यूशन बेनिफिट तब होगा जब अधिक से अधिक लड़के जज बनेंगे तो हमारे पास लड़के आएंगे। तो प्रारंभिक शुल्क आप क्या रखे? अभी हम लोगों ने 5,000 रुपये पर मंथ रखा है। और जनरली जो कोचिंग जुडिशरी की दिल्ली में है, पटना में है, तो क्या है कि 1.5 लाख 2 लाख फीस होता है, 2.5 लाख फीस भी है। तो ये लोग 2 या 3 महीने सारे फीस कलेक्ट कर लेते हैं, उसका पढ़ाई ढीला ढला हो जाता है। लेकिन मेरे साथ क्या है कि हम फीस तब ले रहे हैं जब 1 महीना पढ़ा रहे हैं तब आपसे फीस ले रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन चार्ज 500 रुपया है, 500 दे के मेरे यहाँ पर 1 महीना पढ़िए। अब पढ़ने का अगर आपको पढ़ाई अच्छा नहीं लगा कि सर ठीक नहीं पढ़ाए हैं, यहाँ हमको जज नहीं बन सकते, तो आप बेहिचक आप मेरा क्लास छोड़ सकते हैं, आपको फीस भी नहीं देना है। अगर आपको पढ़ के 1 महीना फ्री है, अगर आपको लगा कि नहीं हमको पढ़ना है, कंटिन्यू करना है, तो आप फीस दीजिए। फिर मेरिट लिस्ट में अगर आते हैं तो 30% डिस्काउंट लीजिए। अगर आप स्कॉलरशिप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और ये हमेशा 6-6 महीने पर ये बदलते रहेगा।
जो पढ़ने वाले हैं मेहनत करेंगे उनको 30% हमेशा बना रहेगा, नहीं पढ़िएगा तो आप नीचे जाइएगा। तो हमारा प्रयास क्या है कि सबको अधिक से अधिक पढ़ाई। हम लाइब्रेरी भी खोल रहे हैं, अपने कोचिंग में दिन में पढ़ाई होगी और रात में वही जो क्लासरूम है लाइब्रेरी बन जाएगा। और मुझे पटना में एक प्रीतम लाहौस से जो बिहार का सबसे बड़ा लॉ बुक सेलर है और पब्लिशर हैं, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। उनके माध्यम से मेरी किताबें हर एक सब्जेक्ट पर मेरी किताबें छपेगी। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि आप कुछ बुक्स भी छापे हैं। हाँ, मेरी 5 किताबें पहले से छप चुकी। देखिए ये जो है, ये देखिए अब इधर देख लीजिए, यूपी लोकल लॉ पर किताब है, ये पीटी के लिए किताब है, और ये भी यूपी के लिए किताब, मेंस की किताब है, और ये यूपी के मेंस की किताब है, और ये पीटी की किताब है, और ये किताब एक जो है मैंने खुद निकलवाया था पटना से। ठीक है, तो अब तक 5 किताबें मेरी छप चुकी हैं। सर ये इन तमाम किताबों को उपलब्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो बुक सेलर बेचते हैं, जो बड़ा बड़ा बुक सेलर है, हाँ मार्केट में बिकती किताबें, आप वहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं। पटने जितने बड़े बड़े लॉ बुक सेलर है ना, सबके यहाँ बिकती है। और पब्लिशर भी बहुत रिनाउंड नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े पब्लिशर में शामिल लिए हैं, सिंगल पब्लिकेशन। सर गुरु दक्षिणा लॉ क्लासेस का मतलब स्टार्टिंग कब होगा? ये संभावना है दशहरा में शुरू करने का। इधर मेरी माता जी की तबीयत खराब चल रहा है, अगर बीच में अगर ये प्रभु को प्यारी हो गई तो फिर समय बढ़ सकता है, क्योंकि थोड़ा जो हमारी जो परंपराएं हैं उसको मानना पड़ता है कि कुछ भाई समय भाई माँ मर गई है तो कैसे आप नया काम शुरू करेंगे, तो थोड़ा देर हो सकता है। एक पंडित जी बोले हैं कि 1.25 महीना कम से कम बढ़ाना पड़ेगा, तो 1.25 महीने बढ़ा लेंगे। अगर इधर गुजर गए तो 1.25 महीने बीत जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि दशहरा में शुरू कर लें। दशहरा के दिन ही गृह प्रवेश होगा, और शाम को पटना हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज या डिस्ट्रिक्ट जज या सीनियर एडवोकेट्स को बुलाएंगे, उनसे उद्घाटन करवा लेंगे। और फिर अंततः सर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो मैंने जो हमारे न्यायिक क्षेत्र के लोग हैं उनको ही मैसेज देंगे, क्योंकि अभी हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं, जनरल बात हम कर नहीं रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि न्यायिक सेवा में कम स्कोप है, नहीं, ये स्कोप काफ़ी बड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे डायरेक्शन इशू किए हैं, अब वकील बनना आसान नहीं रह गया है। पहले एक समय था कि ला आप BA पास कर लिए, 45% नंबर है, कहीं जाकर ला में एडमिशन करा लीजिएगा। अब क्लैट के माध्यम से परीक्षाएं हो रही हैं, और भी कई तरह की परीक्षाएं हो रही हैं, और परीक्षा पास करना 5 साल का ला का कोर्स हो गया। 3 साल वाला भी चल रहा है, लेकिन सबके लिए आपको परीक्षा देना पड़ता है। यहाँ तक कि LLM करना है आपको, तभी आपको एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस देकर जो योग्य लोग हैं वही आएंगे। तो न्यायपालिका में अच्छे वकीलों को लाने का प्रयास हो रहा है, और सिर्फ कोर्ट में ही समय वकील का नहीं स्कोप है। लॉ फर्म, बड़े बड़े लॉ फर्म बने हुए हैं, लॉ अफसर बन सकते हैं, रेलवे में, बैंक में। उम्मीद जताया जा सकता है इससे अपना लोग कैरियर बना सकते हैं। बहुत बढ़िया कैरियर है लॉ के क्षेत्र में। अब देहात गांव में लोग समझता है कि जो कोट पहन के जाते हैं कचहरी वही वकालत है। वकालत का डायनेमिक्स बहुत बढ़ा हुआ है। अब कोट पहनने का हमेशा जरूरत नहीं है, सिविल ड्रेस में भी आदमी एयर कंडीशन बैठ के काम हो रहा है भाई, एयर कंडीशन बैठ के काम हो रहा है, ट्रांसलेशन का जॉब हो रहा है। हम लोग तो काम करते हैं एयर कंडीशन बैठ के काम करते हैं, घर में बैठ के काम करते हैं। बहुत से SOP से जहाँ हमने काम किया है। तो कॉर्पोरेट लॉ आ गया है, तो लॉ को छोटा दायरे में नहीं, लॉ का दायरा बहुत बढ़ गया है। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको लॉ एडवाइजर चाहिए, लीगल असिस्टेंट चाहिए, लॉ अफसर चाहिए, रेलवे में, बैंक में, इंश्योरेंस में, और बहुत सी चीज़, लॉ ये CBI में इतना है, सब जगह सरकारी वकील की जरूरत है। तो मेहनत का अगर जो करता है ना, इस लाइन में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा अर्निंग भी है और स्टेटस भी है। वकील को आमतौर पर लोग वकीलवा कह देता है, लेकिन जब काम पड़ता है तो वही वकील साहब हो जाता है। ऐसे चाहे अरे वकीलवा तो ऐसे कर दिया, ऐसे बोलता है लोग, लेकिन जब काम पड़ेगा तो वही वकील साहब प्रणाम वकील साहब, क्योंकि वही वकील आपको बचाता है। आपको संकट आएगा ना तो कोई दूसरा बचाने आपको नहीं आएगा, घर परिवार का लोग, तब आप वकील पास जाएंगे और वकील ही आपको बचाता है। तो वकील झूठ बोलता है तो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए बोलता है, जो उसके पक्ष में संभव है बोलना करना। मानते हैं कि अपने क्लाइंट को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है? जा सकता है, इसको अनुमति है, लॉ में अनुमति है। राम जेठमलानी जैसे वकील जो देश के सबसे नामी वकील है, वो भी कहते थे कि तो परमिटेड हम लोग को है कि हमको बचाने के लिए आप जज समझे कि हम झूठ बोलने की सच बोल रहे हैं। आपको भी इस बात को की जानकारी होगी, जब वकीलों के बीच में आपसी विवाद होता है या बात विचार होता है तो उनको पता चल जाता होगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। जज के व्यक्तिगत विवेक पर से निर्णय नहीं होता है कि जज को क्या जानकारी है। जज रास्ता चलते कोई मर्डर कर दिया, जज देख लिया तो जज उसको फांसी दे देगा? अपने देखने से उसको एविडेंस चाहिए। कोई केस करेगा, कोई केस लेकर कोर्ट में आएगा
और बहस होगी तब जाके जज रास्ता चल रहे हैं कहीं जा रहे हैं या कोई मर्डर हो गया देख ली तो नहीं ना सजा दे सकते हैं। एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया बिना पालन की तब बिना गुजर थोड़े होगा। जज के मन में आके वो व्यक्ति दोषी लग रहा है मन में लग रहा ऐसे नहीं होगा, उस साक्ष्य से उसको तोलना होगा। जो आप न्याय मृत्यु की तस्वीर देखते हैं ना, मूर्ति वो आँख पर पट्टी बंधा उसको लोग सर क्यों बांधा रहता है? देखिए पट्टी के बारे में गलत धारणा लोग विकसित हो गया, कहता कि ये अंधा कानून है। अंधा कानून नहीं है, वो पक्षपात रहित है। सामने वाले व्यक्ति को नहीं देखता कि कौन सामने खड़ा है मेरा। जो तराजू है ना उस पर साक्ष्य तौला जाता है, जिधर साक्ष्य भारी होगा उसके अनुसार न्याय करना है। और यही नहीं तो उसके हाथ में तलवार भी दिखाई देता होगा आपको, तो तलवार का पनिशमेंट है वो। अगर आप गलत किए तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, न्यायमूर्ति पनिशमेंट भी देती है। वो क्रिमिनल लॉ है, जो तराजू है ना सिविल लॉ है, समझ गए एक तरह से। तो ये पट्टी आँख पे जो होती है ये अंधा कानून नहीं है, वो भेद रहित है। आप सामने वाले व्यक्ति में विभेद नहीं करेगा मेरे सामने कौन खड़ा है, राजा है ग्रंथ है, कौन सामने खड़ा है, वो नहीं देखना है। जो साक्ष्य आएगा उसको तौलना है। अब साक्ष्य कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अब लाने वाला जाने तौल के बताएगा। सिर्फ वकील पर, क्लाइंट पर भी निर्भर करता है कि क्लाइंट कहाँ से साक्ष्य जुटाएगा। जुटाना साक्ष्य क्लाइंट को ही होता है, उसको प्रोड्यूस करना वकील को काम है कि न्यायालय के सामने प्रोड्यूस करेगा। एक विधिपूर्ण तरीका है। अब अगर क्लाइंट कहा जाए तो हड़बड़ा जाएगा, कैसे करना क्या समझ नहीं पाएगा। वकील जानता है कैसे करना है, तो क्लाइंट के साक्ष्य को ही वकील रखता है ना, तब उस पर न्याय होता है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना हमारे विशेष कार्यक्रम में अधिवक्ता अशोक कुमार शाश्वत से मैंने बात किया। हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, आरबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर रोहतास से। सासाराम राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पत्रकारों के साथ सचिव ने किया बैठक।